जरूर मेरे छोटे दोस्त। यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सवाल बहुत ही चालाकी से लिखे जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसे पढ़कर बच्चा हाँ बोल दे, लेकिन असल में वहीं पर ट्रैप जाल होता है। चलो, मैं तुम्हें वे ट्रिकी वर्ड्स और हिडन कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिन्हें समझकर तुम किसी भी जाल को तोड़ दोगे। 1. शैल वीएस मे का खेल, जरूरी या मर्जी। संविधान में जब शैल लिखा होता है तो उसका मतलब है कि वो काम करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, और जब मे लिखा होता है तो मतलब है कि वो मर्जी पर निर्भर है। एग्जाम्पल, संविधान कहता है कि 2 सत्रों सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहां शैल नॉट का प्रयोग है, इसलिए यह अनिवार्य है, लेकिन साल में 3 बार मिलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल वीएस स्टैट्यूटरी, संविधान बनाम कानून। ये सबसे बड़ा जाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, जो बातें सीधे कॉन्स्टिट्यूशन, असली नीली किताब में लिखी हैं, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां। स्टैट्यूटरी, सांविधिक, जो बातें संसद ने बाद में अलग से कानून बनाकर लिखी हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यूपीएससी ट्रैप, एग्जामिनर लिख देगा, संविधान के अनुसार एक अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये गलत है क्योंकि अपराधी के चुनाव लड़ने पर रोक संविधान ने नहीं बल्कि आरपी एक्ट 1951 कानून ने लगाई है। इस बारीक अंतर को हमेशा पकड़ना। 3. ओनली और परमानेंटली जैसे शब्दों से सावधान, एक्सट्रीम वर्ड्स। जब भी सवाल में ओनली केवल, परमानेंटली हमेशा के लिए, या मस्ट जरूर जैसे शब्द आएं तो समझ जाना कि यहां दाल में कुछ काला है। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड, एक व्यक्ति हमेशा के लिए अयोग्य हो जाता है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। सजा खत्म होने के 6 साल बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे शब्दों को देखते ही अपने कान खड़े कर लेना। 4. द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस, सलाह का राज। सवाल में लिखा था कि राष्ट्रपति जहां चाहे सत्र बुला सकते हैं। पढ़कर लगता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन गहराई में बात यह है कि राष्ट्रपति ये सब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह एडवाइस पर करते हैं। राष्ट्रपति के पास अपनी मर्जी से संसद बुलाने की शक्ति नहीं है। मेरे छोटे चैंपियन के लिए एक सीक्रेट मंत्र, जब तुम सवाल पढ़ो तो खुद से पूछो, क्या ये बात सच में संविधान की किताब में लिखी है या बस हम ऐसा करते आ रहे हैं? जैसे सदन का नेता प्रधानमंत्री होगा, ये बात संविधान में नहीं लिखी, ये सिर्फ एक कन्वेंशन, परंपरा है। चलो, अब तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अ मिनी क्विज। बताओ, क्या ये बात सही है या गलत? संविधान के अनुसार संसद को साल में कम से कम 100 दिन काम करना अनिवार्य है। हिंट, ऊपर जो मैंने मिनिमम डेज के बारे में समझाया था उसे याद करो। अपना जवाब बताओ, फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम कोई गेम खेलना सीख रहे हों। हम एक एक शब्द को गहराई से पकड़ेंगे। भाग 1, लोकसभा और राज्यसभा का मुकाबला, पार्लियामेंट। कल्पना करो कि भारत एक बहुत बड़ा घर है और इसे चलाने के लिए 2 कमेटियां बनाई गई हैं। 1. नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, जैसे सुपर ऑफिसर की टीम। सरल मतलब, मान लो हमें पूरे देश के लिए एक नई तरह की पुलिस या अफसर की टीम बनानी है जो हर राज्य में काम करे। गहराई की बात, इन डेप्थ, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 कहता है कि ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। क्यों? क्योंकि ये अफसर राज्यों, स्टेट्स में जाकर काम करते हैं और राज्यसभा राज्यों की रक्षक होती है। उदाहरण, अगर एक नया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाना हो तो राज्यसभा पहले एक प्रस्ताव पास करेगी, तभी आगे काम होगा। यहां लोकसभा की नहीं चलती। 2. संविधान में बदलाव,
अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सरल मतलब देश की सबसे बड़ी नियमों की किताब में कोई नया पन्ना जोड़ना या पुराना हटाना। गहराई की बात इन डेप्थ, ये काम इतना बड़ा है कि इसमें किसी एक की दादागिरी नहीं चल सकती। आर्टिकल 368 के तहत दोनों कमरों लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग बैठकर हां बोलना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, अगर दोनों में झगड़ा हो जाए तो इसमें कोई जॉइंट सिटिंग साथ बैठकर फैसला करना नहीं हो सकती। दोनों का बराबर होना जरूरी है, इसलिए ये इक्वल पावर है। 3. सरकार को हटाना, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। सरल मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को नौकरी से निकाल देना। गहराई की बात इन डेप्थ, सरकार तब तक टिकती है जब तक उसे जनता का साथ मिले। जनता के लोग कहां बैठते हैं? लोकसभा में, इसलिए सिर्फ लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। राज्यसभा सिर्फ देख सकती है, हटा नहीं सकती। 4. कट मोशन, कट मोशंस। सरल मतलब सरकार ने मांगे 100 रुपए लेकिन हमें उसे सिर्फ 1 रुपया देना है, खर्चा कम करना। गहराई की बात इन डेप्थ, ये पैसों बजट से जुड़ा मामला है। पैसों के मामले में लोकसभा असली राजा है, राज्यसभा इसमें कुछ नहीं काट सकती। भाग 2, सांसद निधि MPLADS स्कीम माइनस सांसद की जादुई थैली। अब सोचो, हर सांसद ओमपी को हर साल सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए का एक डिजिटल कूपन मिलता है। स्टेप 1, टिकाऊ चीजें बनाना, ड्यूरेबल एसेट्स। सरल मतलब ऐसी चीजें जो धूप बारिश में खराब ना हो और सालों तक गांव वालों के काम आए। गहराई की बात इन डेप्थ, सांसद इस पैसे से लोगों को नकद पैसे कैश नहीं बांट सकते। उन्हें स्कूल की दीवारें, लाइब्रेरी, बस स्टैंड या अस्पताल की मशीनें ही बनवानी होंगी। इसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। उदाहरण, अगर एमपी साहब ने एक पक्का कमरा स्कूल में बनवा दिया तो वो ड्यूरेबल एसेट है। स्टेप 2, SC/ST समुदायों का हिस्सा। सरल मतलब ये सुनिश्चित करना कि कमजोर और पिछड़े वर्गों के मोहल्लों में भी विकास हो। गहराई की बात इन डेप्थ, ये अनिवार्य कंपल्सरी है। 5 करोड़ रुपए में से 15% यानी 75 लाख रुपए स्केड्यूल्ड कास्ट्स SC की आबादी वाले इलाकों में खर्च करना ही होगा। 7.5% यानी 37.5 लाख रुपए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ST वाले इलाकों में खर्च करना ही होगा। सांसद इसे मना नहीं कर सकते। स्टेप 3, पैसा कभी एक्सपायर नहीं होता, नॉन लैप्सेबल। सरल मतलब ये मोबाइल के डाटा की तरह नहीं है कि रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। गहराई की बात इन डेप्थ, मान लो 2024 में सांसद जी ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए, तो बचे हुए 3 करोड़ रुपए मरेंगे नहीं, वो 2025 के 5 करोड़ रुपए में जुड़ जाएंगे और उनके पास अब 8 करोड़ रुपए होंगे। इसी को कहते हैं अनयूज्ड फंड्स कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। प्रश्न में लिखा था कैनॉट, इसलिए वो गलत था। स्टेप 4:10 की जांच, इंस्पेक्शन। सरल मतलब क्या काम सच में हुआ है या सांसद जी झूठ बोल रहे हैं। गहराई की बात इन डेप्थ, जिले का सबसे बड़ा अफसर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या DM जिम्मेदार होता है। उसे हर साल कम से कम 10% कामों को खुद जाकर छूकर देखना पड़ता है कि ईंटें असली हैं या नहीं। बेस्ट निचोड़, मास्टर समरी। 1, संविधान का नियम बदलना इक्वल्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हां चाहिए बराबरी। 2, MPLADS फंड इक्वल्स 5 करोड़ रुपए हर साल, पक्की चीजें बनाना जैसे स्कूल, SC/ST इलाकों में हिस्सा देना जरूरी है और पैसा कभी खत्म नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड होता है। सबसे बड़ी बात याद रखना, सांसद सिर्फ बताता है कि ये काम कर दो, रेकमेंड, पर पैसा खर्च करने और काम करवाने की असली ताकत जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होती है। क्या अब आपको ड्यूरेबल एसेट और नॉन लैप्सेबल शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ हो गया है, या मैं किसी एक चीज का और बड़ा उदाहरण दूं?
नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। चलो हम एक बार फिर से इस पूरे सफर पर चलते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई बहुत मजेदार खेल खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम पहले सवाल की गहराई में उतरते हैं, जो पैसे के बारे में है। तुमने बजट शब्द सुना होगा। हर साल फरवरी के महीने में सरकार एक सूटकेस लेकर संसद में आती है। वो सूटकेस असल में एक प्लान होता है। सरकार कहती है कि हम आने वाले साल में देश के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के सबसे बड़े नियम की किताब यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा है। वहां इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। यह आर्टिकल 112 में लिखा है। अब सोचो, अगर सरकार अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा खर्च करने लगे और बहुत सारा उधार ले ले तो देश कर्ज में डूब जाएगा। इसी डर को खत्म करने के लिए 2003 में एक बहुत कड़ा कानून बनाया गया, जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम FRBM एक्ट कहते हैं। फिस्कल का मतलब होता है सरकारी खजाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। यानी ये कानून सरकार को जिम्मेदार बनाता है। इस कानून ने सरकार को आदेश दिया कि जब भी तुम बजट दिखाओगे तो तुम्हें उसके साथ एक और खास रिपोर्ट कार्ड देना होगा, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा और फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। ये कागज संसद को यह बताता है कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि तुम किस विषय में अच्छे हो, वैसे ही इस कागज से पता चलता है कि देश पैसे के मामले में कितना मजबूत है। इसलिए तुम्हारे पहले सवाल का सही जवाब ऑफ डी है, क्योंकि ये कागज दिखाने का हुक्म FRBM एक्ट ने दिया है। अब हम दूसरे सवाल की गहराई में चलते हैं, जो संसद के झगड़ों और नियमों के बारे में है। संसद में दो तरह के लोग बैठते हैं, एक वो जो सरकार चलाते हैं और दूसरे वो जो सरकार की कमियां निकालते हैं। सरकार की कमियां निकालने वाली सबसे बड़ी टीम को हम ऑपोजिशन या विपक्ष कहते हैं। पहली बात जो तुमने पूछी थी कि क्या पहली लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब 1952 में पहली बार चुनाव हुए तो नेहरू जी की कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर थी। उनके सामने जो सबसे बड़ी दूसरी टीम थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI। स्वतंत्र पार्टी तो उस समय बनी भी नहीं थी, वो तो 1959 में जाकर बनी। इसलिए पहला पॉइंट गलत है। दूसरी बात यह है कि क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पद पहली बार 1969 में आया? ये बात बिल्कुल सही है। 1969 से पहले विपक्ष में कोई भी पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके नेता को ऑफिशियल विपक्षी नेता माना जाए। 1969 में पहली बार राम सुभग सिंह जी को यह बड़ा सम्मान मिला और उन्हें सरकारी तौर पर विपक्षी नेता माना गया। तीसरी बात बहुत मजेदार है। क्या विपक्षी नेता बनने के लिए 75 सदस्य चाहिए? नहीं, ये गलत है। इसका एक छोटा सा गणित है। हमारी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। नियम ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी चाहिए तो उसके पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। अगर हम 543 का 10% निकालें तो वो 54.3 आता है। अब इंसान तो आधा हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे बढ़ाकर 55 मान लेते हैं। यानी जिस पार्टी के पास कम से कम 55 लोग होंगे वही अपना लीडर बना पाएगी। 75 का नंबर गलत है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब ऑफ बी है, क्योंकि सिर्फ दूसरी बात सच है। तो अब तुम समझ गए होगे कि देश का पैसा संभालने के लिए FRBM कानून है और संसद में विपक्षी नेता बनने के लिए कम से कम 55 लोगों की टीम चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यह भी सिखाऊं कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो राष्ट्रपति से कैसे इजाजत लेती है? This crisp one-page notes is designed for rapid recall. It contains high-density facts,
latest 2025-26 data, and specific memory anchors to ensure you never confuse these details in an exam. I. The budget and FRBM framework. Economics. Core terminology. Constitution calls budget the annual financial statement. Article 112. Money bill. Finance bill is a money bill defined under Article 110. The FRBM Act, 2003, mandates 3 specific documents. 1. Macroeconomic Framework Statement, overview of GDP growth. 2. Medium-term Fiscal Policy Statement, 3-year rolling targets. 3. Fiscal Policy Strategy Statement, the how-to of fiscal goals. Latest data. Budget 2025-26. Fiscal deficit target. Projected at 4.4% of GDP for FY 2025-26. Glide path to reach below 4.5% by 2026. Revenue deficit, targeted at 1.5%. Debt to GDP target, aiming to reduce central government debt to 50%, plus or minus 1% by 2030-31. Escape clause, Section 4(2) of FRBM, allows a 0.5% deviation from targets during national security issues, calamities, or structural reforms. 2. Leader of the opposition, polity. Nature of post, not constitutional. It is a statutory post, recognized by the 1977 Act. Qualification. The 10% rule. Must be leader of the largest opposition party having 1/10 seats of the House, 55 seats in Lok Sabha. Historical timeline. 1952, first Lok Sabha. Largest opposition was CPI, 16 seats, not Swatantra Party. 1969. Role officially recognized for the first time. Ram Subhag Singh. 1977. Salary and Allowances Act passed. Gave it legal statutory status. Status and salary. Equal to a cabinet minister. Latest fact, 2024 to 2026. Current LOP is Rahul Gandhi. First LOP in 10 years, as no party had 10% seats between 2014 to 2024. Selection role. Member of selection committees for CBI Director, CVC, Lokpal, and CIC. 3. Memory anchors and revision tricks. 1. The 551069 anchor for Lu. 55. Minimum seats needed, 10% of 543. 10. The percentage rule, 69. The year the post was born, 1969. 2. The macro law connection. Whenever you see macro plus budget, connect it to FRBM 2003. Trap. Don't choose Article 112. It only says, show the money, not show the macro report. 3. CPI versus Swatantra, logic. CPI was the first rival. Swatantra was the socialist critic, came later in 1959. 4. Daily revision habit, the post-it rule. Write 4.4% FD and 55 seats, Lu, on a small paper and stick it near your water bottle. Every time you drink water, glance at these numbers. 5. The 3S strategy, FRBM documents. Statement, macro. Strategy, fiscal. Statement, medium term. Trick. If a document doesn't start with these fiscal keywords, it's likely not an FRBM mandate. Would you like me to create a true/false rapid-fire test for you based on these points to check your memory? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। चलो आज हम भारत की सरकार को एक बहुत बड़े स्कूल की तरह समझते हैं। इस स्कूल को चलाने के लिए 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए, नियम, रूल्स और पैसा, मनी। मैं तुम्हें एक एक शब्द और एक एक लाइन का मतलब ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हों। भाग 1, नियमों का जासूस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। संसद, पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहां बड़े बड़े कानून बनते हैं। 1. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? सरल उदाहरण, मान लो संसद ने एक कानून बनाया, सड़क पर गाड़ी चलाना मना है बिना लाइसेंस के। ये हो गया मेन लॉ। लेकिन अब छोटे छोटे सवाल आते हैं। लाइसेंस प्लास्टिक का होगा या कागज का? फोटो कैसी होनी चाहिए? फॉर्म कहाँ जमा होगा?
संसद के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन छोटी बातों पर बहस करे। इसलिए संसद सरकार के अफसरों एग्जीक्यूटिव से कहती है, भाई तुम ये छोटे नियम, रूल्स, बायलॉज खुद लिख लो। इसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। डेलीगेटेड मतलब अपनी शक्ति किसी और को उधार देना। 2. इस कमेटी का काम क्या है? अब सोचो, अगर उन अफसरों ने अपनी मर्जी से ये नियम बना दिया कि लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लाल शर्ट पहनेंगे, ये तो गलत होगा ना। यही काम आता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। स्क्रूटिनाइज, बारीकी से जांच। ये कमेटी उन अफसरों द्वारा बनाए गए हर छोटे नियम को चेक करती है। स्कोप ऑफ डेलीगेशन, ये देखती है कि क्या अफसरों ने वही नियम बनाए हैं जो उन्हें बनाने को कहा गया था, या वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। 3. बाकी नाम क्या हैं, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। जब मंत्री जी संसद में वादा करते हैं, मैं अगले साल तक ये काम कर दूंगा, तो ये कमेटी डायरी लेकर बैठती है और बाद में पूछती है, काम हुआ क्या? यह वादा निभाने वाली कमेटी है। रूल्स कमेटी। ये कमेटी देश के लिए नहीं, बल्कि संसद के अंदर के नियमों के लिए है, जैसे लंच ब्रेक कब होगा, कौन कहां बैठेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये संसद का टाइम टेबल बनाती है कि आज क्या काम होगा और कल क्या। भाग 2, देश की तिजोरी की चाबी, मनी बिल। पैसा बहुत जरूरी चीज है। सरकार अपनी मर्जी से जनता का एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसे संसद से पूछना पड़ता है। 1. मनी बिल, धन विधेयक क्या है? आर्टिकल 110। जब भी सरकार को पैसे से जुड़ा कोई बड़ा काम करना होता है, तो वो एक स्पेशल लेटर लाती है जिसे मनी बिल कहते हैं। 2. एक एक लाइन का गहरा मतलब, स्टेप बाय स्टेप। ए टैक्स की बात, टैक्सेशन। अगर सरकार को कोई नया टैक्स लगाना है, जैसे जीएसटी, पुराने टैक्स को हटाना है या उसे कम ज्यादा करना है, तो वो मनी बिल होगा। इसे ही इम्पोजिशन या एबोलिशन कहते हैं। बी. तिजोरी की सुरक्षा, कस्टडी ऑफ फंड्स। भारत सरकार के पास 2 बड़ी तिजोरियां हैं। 1. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें सबका टैक्स का पैसा जमा होता है। 2. कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इमरजेंसी के लिए छोटा गुल्लक है। इन तिजोरियों की देखरेख के नियम भी मनी बिल में आते हैं। एडी, उधार लेना, बोरोइंग। अगर भारत सरकार किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेती है या किसी को गारंटी देती है, तो वो भी मनी बिल के जरिए होता है। 3. गलत क्या है? ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन और सी कहता है कि मनी बिल का मतलब कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी गुल्लक से पैसा निकालना है। सच्चाई, द ट्रूथ। असल में मनी बिल का सबसे मुख्य काम कंसोलिडेटेड फंड, बड़ी तिजोरी से पैसा निकालना होता है, जिसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं। इमरजेंसी गुल्लक, कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को पहले से मनी बिल की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति उसे तुरंत दे सकते हैं और बाद में संसद को बताया जाता है। प्रो टिप, सिर्फ तुम्हारे लिए, माइनस टू बी द बेस्ट। 1. स्पीकर की पावर, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ लोकसभा का स्पीकर करता है। उसकी बात पत्थर की लकीर है। 2. राज्यसभा की लाचारी, मनी बिल के मामले में राज्यसभा बहुत कमजोर है। वो सिर्फ 14 दिन तक बिल को देख सकती है, उसे रोक नहीं सकती। 3. राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं भेज सकते। उन्हें या तो हां कहना होगा या उसे अपने पास रखना होगा। सबसे आसान निचोड़, द समरी। नियमों की जांच, रूल्स चेक इक्वल्स कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। पैसों का बिल, मनी मैटर्स इक्वल्स मनी बिल, आर्टिकल 110, जो सिर्फ लोकसभा में आता है और जिसमें मुख्य तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड की बात होती है। मेरे छोटे दोस्त, क्या अब तुम्हें इन दोनों चीजों के बीच का फर्क एकदम साफ दिख रहा है? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें भारत की तीनों तिजोरियों, फंड्स के बारे में और विस्तार से समझाऊं?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट संसद के बारे में सीखेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को हिंदी में बहुत गहराई से समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन सको। 1. चुनाव कैसे जीतते हैं? Question 9, Statement 1. English text. Winning candidate must get at least 50% of the votes. हिंदी में आसान मतलब, क्या जीतने वाले को आधे से ज्यादा 50% वोट चाहिए? गहरी और सरल व्याख्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत में चुनाव जीतने के लिए आपको 50% वोट की जरूरत नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं और 3 बच्चे मॉनिटर बनने के लिए खड़े हुए। पहले बच्चे को 4 वोट मिले, दूसरे को 3 और तीसरे को भी 3। अब देखो, कुल 10 वोटों में से पहले बच्चे को सिर्फ 4 मिले, जो कि 50% यानी 5 वोटों से कम है, लेकिन फिर भी वही जीतेगा क्योंकि उसके पास बाकी दोनों से ज्यादा वोट हैं। इस सिस्टम को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP कहते हैं। इसका मतलब है जो सबसे आगे वही विजेता। जैसे दौड़ रेस में जो सबसे पहले फिनिश लाइन छूता है वही जीतता है, चाहे बाकी धावक उससे सिर्फ 1 इंच ही पीछे क्यों ना हो। तो याद रखना, भारत के लोकसभा और स्टेट असेंबली विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला ही राजा बनता है, चाहे उसके पास कुल वोटों का आधा हिस्सा न भी हो। 2. संसद की बड़ी कुर्सियां, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। Question 9, Statement 2. English text. Speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition. हिंदी में आसान मतलब, क्या नियम की किताब संविधान में लिखा है कि बड़ा अध्यक्ष जीतने वाली टीम का होगा और छोटा अध्यक्ष हारने वाली टीम का? गहरी और सरल व्याख्या, ये बात भी गलत है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की किताब में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है। आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 बस इतना कहता है कि लोकसभा को अपने बीच से एक स्पीकर अध्यक्ष और एक डेप्यूटी स्पीकर उपाध्यक्ष चुनना होगा। वो किस पार्टी का होगा ये संविधान तय नहीं करता। अब एक मजेदार बात सुनो, 1996 तक दोनों कुर्सियां अक्सर जीतने वाली पार्टी मेजॉरिटी पार्टी के पास ही रहती थीं। लेकिन फिर एक नई परंपरा या कन्वेंशन शुरू हुई कि स्पीकर सरकारी पार्टी का होगा और डेप्यूटी स्पीकर विरोधी पार्टी ऑपोजिशन का होगा। ये सिर्फ एक अच्छी आदत या रिवाज है, कोई कानून नहीं। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए कि क्या यह संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो कहना बिल्कुल नहीं। 3. चुनाव कौन लड़ सकता है? Question 10. English text. Who can file a nomination paper? Apply for election. हिंदी में आसान मतलब, लीडर बनने का फॉर्म कौन भर सकता है? गहरी और सरल व्याख्या, इसका सही जवाब है वो जो भारत का नागरिक हो और जिसका नाम इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में हो। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हें स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेना है। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, पहला कि तुम उसी स्कूल के छात्र हो और दूसरा कि तुम्हारा नाम स्कूल के रजिस्टर में लिखा हो। वैसे ही चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ भारत में रहना काफी नहीं है, क्योंकि विदेशी सैलानी भी भारत में रहते हैं। सिर्फ भारत का नागरिक होना भी काफी नहीं है, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा भी नागरिक है, पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सही नियम यह है कि आप सिटीजन नागरिक हो, आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो और आपका नाम भारत के किसी भी इलाके की इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में दर्ज हो, तभी आप अपना नॉमिनेशन पेपर नामांकन पत्र भर सकते हैं। 4. मंत्रियों पर लगाम कैसे कसी जाती है? Question 11. English text. Parliament exercises control over the Council of Ministers through adjournment motion, question hour, and supplementary questions. हिंदी में आसान मतलब, संसद के बाकी सदस्य मंत्रियों को काम करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं। गहरी और सरल व्याख्या, संसद 3 जादुई औजारों टूल्स का इस्तेमाल करती है ताकि मंत्री अपनी मनमानी न कर सकें। 1. क्वेश्चन काल, ये स्कूल के पहले पीरियड जैसा है जहां टीचर सांसद बच्चों मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। सड़क क्यों नहीं बनी? स्कूल में खाना क्यों नहीं मिला? मंत्रियों को यहां जवाब देना ही पड़ता है। 2. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पूरक प्रश्न, ये सवाल के अंदर से निकला सवाल है। अगर मंत्री ने आधा अधूरा जवाब दिया तो सांसद फिर से पूछ सकता है, लेकिन आपने पिछले महीने तो कुछ और कहा था, उसका क्या हुआ? इसे ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं। 3. एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, ये सबसे पावरफुल है। अगर देश में कोई बहुत जरूरी या अचानक कोई बड़ी घटना हो जाए तो सांसद कहते हैं, सारा काम रोक दो, स्टॉप एवरीथिंग, पहले इस जरूरी बात पर चर्चा करो। ये सरकार को उसकी गलती बताने का एक कड़ा तरीका है। आज के पाठ का सबसे बड़ा निचोड़, दी अल्टीमेट समरी। मेरे नन्हे दोस्त, इन तीनों सवालों का सबसे सरल सार ये है। जीतने का मंत्र, सबसे ज्यादा वोट लाओ, 50% की टेंशन मत लो, FPTP सिस्टम।
कुर्सी का सच, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन बनेगा, ये आपसी समझदारी परंपरा है, संविधान का सख्त आदेश नहीं। लीडर बनने की शर्त, आप भारत के नागरिक हों, 25 साल के हों और आपका नाम सरकारी वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। मंत्रियों की क्लास, संसद क्वेश्चन आवर और मोशंस के जरिए मंत्रियों से हिसाब मांगती रहती है ताकि वो देश का काम अच्छे से करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? ये और भी मजेदार है। नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम संसद पार्लियामेंट के उन सीक्रेट्स को जानेंगे जिन्हें बड़े बड़े लोग भी भूल जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत ही सरल भाषा में पैराग्राफ दर पैराग्राफ सब कुछ समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एक एक बात शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल की। इसे ऐसे समझो कि संसद में दो तरह के लोग बैठते हैं। एक वो जो सरकार में मंत्री मिनिस्टर्स हैं और बाकी सब जो सिर्फ संसद के सदस्य एमपीएस हैं। अगर कोई मंत्री कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव लाता है तो उसे सरकारी बिल कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सरकार की पार्टी का हो या विरोधी पार्टी का, कोई बिल लाता है तो उसे ही प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। आपके सवाल में लिखा था कि ये सिर्फ नॉमिनेटेड लोग लाते हैं, पर यह गलत है। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है वो इसे ला सकता है। और हां, आज तक ऐसे 14 बिल कानून बन चुके हैं। आखिरी बार 1970 में ऐसा हुआ था, इसलिए यह कहना गलत है कि ऐसा हाल ही में या पहली बार हुआ है। अब समझते हैं बिल के खत्म होने या लैप्स होने की कहानी। संसद की कार्यवाही में दो शब्द बहुत जरूरी हैं, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन का मतलब है संसद की मीटिंग का कुछ समय के लिए रुक जाना, जैसे स्कूल में एक पीरियड खत्म होने के बाद छोटा सा ब्रेक होता है। इस ब्रेक में कोई भी बिल होमवर्क खत्म नहीं होता, वो वहीं रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब है लोकसभा का पूरी तरह भंग हो जाना, जैसे पुरानी क्लास खत्म होकर सब कुछ नए सिरे से शुरू होना। नियम यह है कि अगर कोई बिल लोकसभा में अटका है तो वो लोकसभा के भंग होते ही मर लैप्स जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में पैदा हुआ है और अभी तक लोकसभा की तरफ गया ही नहीं है तो वो लोकसभा के भंग होने पर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, वो एक परमानेंट हाउस है। अंत में राज्यसभा की एक बहुत बड़ी सुपर पावर के बारे में जानते हैं। हमारे देश में कामों का बंटवारा है, कुछ काम केंद्र सरकार करती है और कुछ राज्य सरकार, जैसे पुलिस या खेती। राज्यों के कामों की लिस्ट को स्टेट लिस्ट कहते हैं। वैसे तो केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती, लेकिन अगर राज्यसभा को लगे कि कोई काम पूरे देश के हित, नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है, तो वो संसद को शक्ति दे सकती है कि वह उस राज्य के विषय पर कानून बनाए। इसके लिए राज्यसभा को एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास करना होता है, जिसमें वहां मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 आरडी मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग लोगों की मंजूरी चाहिए। यह शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है, क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस पूरी बात का सबसे बेस्ट निचोड़ समरी ये है, संसद में जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है और उसका बिल बहुत मुश्किल से कानून बनता है। आखिरी बार 1970 में बना था। बिल सिर्फ तब मरता है जब लोकसभा पूरी तरह भंग हो जाए। छोटे मोटे ब्रेक, प्रोरोगेशन से बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी बात, अगर देश के लिए जरूरी हो तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की ताकत दे सकती है। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यह सिखाऊं कि लोकसभा और राज्यसभा की लड़ाई होने पर जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक कैसे होती है?
मेरे छोटे उस्ताद, अब हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे। समझो कि हम एक देश का खेल खेल रहे हैं और मैं तुम्हें इस खेल के नियम सिखा रहा हूं। हम एक एक शब्द को खोलकर समझेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी कोना खाली न रहे। भाग 1, बजट कौन बनाता है? क्वेश्चन 15.1। सबसे पहले यह समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, एक बहुत बड़ा ऑफिस है। इसके अंदर बहुत सारे कमरे, डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग। इस कमरे में बैठे लोग सिर्फ ये हिसाब रखते हैं कि पैसा कहां से वसूलना है, जैसे इनकम टैक्स या जीएसटी। इनका काम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, ये वो कमरा है जहां असली दिमाग बैठता है। यहां तय होता है कि पूरे साल में देश को कितना पैसा स्कूल, अस्पताल या सड़कों पर खर्च करना है। गहरी बात, द डीप फैक्ट, बजट बनाना एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, इसलिए ये काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को दिया गया है। उदाहरण, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी पैसे संभालती हैं, रेवेन्यू, लेकिन घर का पूरा बजट, कितनी फीस देनी है, कितना राशन आएगा, पापा और मम्मी मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। यहां बजट का चीफ प्लानर आर्थिक मामलों का विभाग ही है। भाग 2, सरकार के 3 बटुए, क्वेश्चन 15.2 और 3। सरकार के पास पैसे रखने के 3 अलग अलग बटुए, वॉलेट्स होते हैं। इनके नियम अलग अलग हैं। 1, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सबसे मुख्य तिजोरी। ये वो पैसा है जो जनता ने टैक्स के रूप में दिया है। ये देश की संपत्ति है। नियम, इस तिजोरी पर पार्लियामेंट, संसद का ताला लगा है। मतलब, अगर प्रधानमंत्री को भी 100 रुपए चाहिए तो उन्हें संसद में जाकर हाथ उठाना पड़ेगा और वोटिंग करानी होगी। जब तक संसद हां का कागज, इसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, पास नहीं करती, सरकार इस तिजोरी को छू भी नहीं सकती। क्यों? ताकि सरकार अपनी मर्जी से पैसा बर्बाद न करे। 2, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जनता का गुल्लक। इसमें सरकार का पैसा नहीं होता, इसमें तुम्हारा और मेरा पैसा होता है। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, वैसे ही लोग डाकघर, पोस्ट ऑफिस या पीएफ प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं। नियम, इसके लिए संसद की इजाजत, ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। मतलब, चूंकि ये पैसा सरकार का नहीं है, इसलिए इसे वापस करने के लिए सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी, लायबिलिटी है, कमाई नहीं। 3, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आपातकालीन डिब्बा। इसे याद रखने के लिए सोचो, मम्मी रसोई के किसी डिब्बे में 500 रुपए छिपाकर रखती हैं कि अगर कभी दूध वाला अचानक आ गया और पैसे नहीं हुए तो यहां से दे देंगे। नियम, यह प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास होता है। अगर अचानक भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए तो सरकार संसद के पास जाने का इंतजार नहीं करती, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर तुरंत यहां से पैसे निकाल लेती है। भाग 3, जब 2 घरों में झगड़ा हो, क्वेश्चन 16। संसद के 2 कमरे हैं। 1, लोकसभा, यहां 543 लोग बैठते हैं। इन्हें जनता ने सीधे चुना है, पावरफुल कमरा। 2, राज्यसभा, यहां 245 लोग बैठते हैं। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। झगड़ा, डेडलॉक कैसे होता है? मान लो एक नया कानून आया कि हर बच्चे को फ्री चॉकलेट मिलेगी। लोकसभा ने कहा हां, राज्यसभा ने कहा नहीं। अब काम रुक गया। समाधान, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। जब 6 महीने तक फैसला न हो तो राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुलाते हैं। इसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। यह आर्टिकल 108 में लिखा है। फैसला कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी। वहां कोई मुश्किल गणित नहीं चलता, बस हाथ उठाओ और गिन लो वाला काम होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब, जितने लोग उस दिन मीटिंग में आए हैं, प्रेजेंट, और जो वोट दे रहे हैं, वोटिंग, उनमें से बस 50% से एक ज्यादा 50% जोड़ 1 लोग मिल जाएं तो कानून पास हो जाएगा। उदाहरण, मान लो कुल 800 लोग आए। अगर 401 लोगों ने भी हां कह दिया तो कानून बन जाएगा। मजे की बात, लोकसभा के पास ज्यादा लोग, 543 हैं, इसलिए जॉइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा की ही जीत होती है। सबसे सरल शब्दों में निष्कर्ष, क्विक रिवीजन। 1, बजट कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 2, मेन तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, माइनस संसद की परमिशन, पार्लियामेंट्स परमिशन अनिवार्य है। 3, पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है, माइनस किसी की परमिशन नहीं चाहिए, सरकार खुद कर सकती है। 4, झगड़ा सुलझाना है, माइनस जॉइंट सिटिंग बुलाओ और सिंपल मेजॉरिटी से वोट कराओ। मेरे दोस्त, अब तुम इन टॉपिक्स के बारे में किसी भी बड़े इंसान से बहस कर सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन 3 तिजोरियों, फंड्स के आर्टिकल नंबर्स भी याद करा दूं ताकि तुम और भी ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओ?
मेरे नन्हे चैंपियन, अब हम इसे और भी गहराई डीप में समझेंगे। कल्पना करो कि तुम और मैं एक साथ बैठकर एक संसद का खेल खेल रहे हैं। मैं तुम्हें एक एक ईंट की तरह ये जानकारी समझाऊंगा ताकि तुम्हारी नींव दुनिया में सबसे मजबूत हो जाए। 1. पैसे का खेल, मनी बिल, धन विधेयक। सबसे पहले ये समझो कि मनी बिल क्या है। सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे सड़क बनाने के लिए या सेना के लिए। वो पैसा कहां से आता है? हमारे टैक्स से। स्टेप 1, शुरुआत, इंट्रोडक्शन। मनी बिल हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। ये कभी भी राज्यसभा में पहले नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। स्टेप 2, राज्यसभा का सफर। जब लोकसभा इस बिल को पास कर देती है तो वो बड़े भाई की तरह राज्यसभा को बस दिखाने के लिए भेजती है। स्टेप 3, राज्यसभा की मजबूरी। राज्यसभा इस बिल को न तो रिजेक्ट मना कर सकती है और न ही अपनी मर्जी से इसमें कोई शब्द अमेंड बदल सकती है। स्टेप 4:14 दिन की समय सीमा, टाइम लिमिट। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का समय होता है। अगर 14 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया तो लोकसभा मान लेती है कि बिल पास हो गया। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पापा लोकसभा ने घर के खर्च के लिए एक लिस्ट बनाई। उन्होंने तुम्हें राज्यसभा वो लिस्ट सिर्फ देखने के लिए दी। तुम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, बस अपनी राय दे सकते हो। अगर तुमने 14 मिनट तक कुछ नहीं बोला तो पापा उस लिस्ट को फाइनल मान लेंगे। 2. बजट पर बातचीत, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। चर्चा का हक, राइट टू डिस्कस। बजट जब पेश होता है तो दोनों सदन, बोथ हाउसेज, इस पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा के सांसद भी चिल्ला कर कह सकते हैं कि ये बजट अच्छा है या ये बजट बुरा है। वोट का हक, राइट टू वोट। लेकिन जब बात आती है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पैसे मांगने की प्रक्रिया पर वोट डालने की, तो वहां राज्यसभा की बोलती बंद हो जाती है। वहां सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। गहराई की बात, इन डेप्थ चर्चा दोनों करेंगे, लेकिन पैसे देने का फाइनल बटन सिर्फ लोकसभा दबाएगी। 3. गद्दारी रोकना, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल। पुराने जमाने में नेता एक पार्टी से जीतते थे और दूसरी में भाग जाते थे। इसे आया राम गया राम राजनीति कहते थे। 10th शेड्यूल क्या है? इसे 1985 में संविधान में जोड़ा गया। यह एक अनुसूची, एक लिस्ट या फोल्डर है जिसमें दल बदल, पार्टी बदलना रोकने के नियम हैं। नियम क्या है? अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के कहने के खिलाफ जाकर संसद में वोट देता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। फैसला कौन करता है? सदन का अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरमैन इस पर आखिरी फैसला लेता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे स्कूल की फुटबॉल टीम में टीम ए का खिलाड़ी अगर गोल करने के वक्त टीम बी की मदद करने लगे या टीम बी में चला जाए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यही 10th शेड्यूल है। 4. सरकार गिराना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये सबसे खतरनाक हथियार है। अगर ये पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान का सच, द बिग फैक्ट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम का कोई शब्द नहीं है। ये बहुत गहरा सच है। संविधान का आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि मंत्रियों को लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार रहना होगा। नियम कहां है? यह नियम लोकसभा की अपनी रूल बुक के रूल 198 में लिखा है। सिर्फ लोकसभा, ओनली लोकसभा। यह प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्योंकि सरकार वहीं के बहुमत, मेजॉरिटी से बनती है। शर्त, कंडीशन, इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का साथ होना जरूरी है। नतीजा, अगर वोटिंग में सरकार हार गई तो पूरी सरकार खत्म। मेरे छोटे स्टूडेंट के लिए सुपर क्विक समरी, निचोड़। 1. मनी बिल, लोकसभा इक्वल्स राजा, राज्यसभा इक्वल्स सिर्फ दर्शक, 14 दिन के लिए। 2. बजट, चर्चा डिस्कस दोनों करेंगे पर वोट सिर्फ लोकसभा देगी। 3. 10th शेड्यूल, दल बदलू नेताओं को बाहर निकालने का डंडा। 4. नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार को कुर्सी से उतारने का तरीका। ये सिर्फ लोकसभा में होता है और संविधान की मूल किताब में ये शब्द नहीं है। अब बताओ मेरे चैंपियन, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बातें शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गईं? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें ये याद रखने की कोई जादुई ट्रिक, मेमोरी ट्रिक बताऊं? मेरे नन्हे चैंपियन, तुमने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को समझना बजट की पूरी कहानी को समझने जैसा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मान लो हमारा देश एक बहुत बड़ा परिवार है और हम फरवरी के महीने में पूरे साल का खर्चा प्लान कर रहे हैं।
मैं तुम्हें बजट बनने से लेकर पैसा जेब में आने तक के 6 सबसे आसान स्टेप समझाता हूं। एकदम ध्यान से सुनना। स्टेप 1, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का पेश होना। सबसे पहले हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री लोकसभा में आकर एक लंबा भाषण देते हैं। इस भाषण को बजट स्पीच कहते हैं। इसमें वो 2 बातें बताते हैं। 1, पिछले साल हमने कहां कहां पैसा खर्च किया। 2, आने वाले साल में पैसा कहां से आएगा, टैक्स, और कहां जाएगा, स्पेंडिंग। इसी को संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 कहा जाता है। स्टेप 2, जनरल डिस्कशन, आम चर्चा। बजट पेश होने के कुछ दिन बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस पर बातचीत होती है। यहां नेता चिल्लाते हैं, बहस करते हैं और सवाल पूछते हैं। लेकिन याद रखना, इस समय कोई वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन होता है। स्टेप 3, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, कमेटियों द्वारा बारीकी से जांच। अब संसद को कुछ दिनों के लिए बंद, ब्रेक कर दिया जाता है। इस दौरान छोटी छोटी कमिटीज बनाई जाती हैं। ये कमेटी की तरह बजट के हर पन्ने कार फालतू पैसा तो नहीं मांग रही। स्टेप 4, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पैसों की मांग पर वोटिंग। यही तुम्हारा डाउट था। अब असली खेल शुरू होता है। कमेटियों की जांच के बाद हर विभाग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपनी अपनी खर्चों की लिस्ट लेकर आता है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? सरल भाषा में शिक्षा मंत्री कहें, मुझे स्कूलों के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये मेरी डिमांड है। सिर्फ लोकसभा के पास ताकत। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इन डिमांड्स पर वोटिंग करने सिर्फ लोकसभा को है। राज्यसभा यहां सिर्फ देख सकती है, वोट नहीं डाल सकती। कट मोशंस। अगर किसी नेता को लगता है कि सरकार बहुत पैसा मांग रही है तो वो कट मोशन लाता है, जिसका मतलब है सरकार के पैसे कम करो। स्टेप 5, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पैसे निकालने वाला कानून। जब सारी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग हो जाती है और वो पास हो जाती है तो सरकार एक नया बिल लाती है जिसे अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। जरूरी बात, भारत की तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 भी रुपया तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये बिल पास न हो जाए। ये बिल एक ऑथराइज्ड की, चाबी की तरह है। जब ये पास होता है तभी सरकार को पैसा निकालने की कानूनी परमिशन मिलती है। स्टेप 6, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, टैक्स वाला कानून। पैसा कैसे खर्च होगा ये तो तय हो गया। अब पैसा जनता से कैसे वसूल करना है, इनकम टैक्स, जीएसटी आदि, उसके लिए फाइनेंस बिल पास किया जाता है। जब ये पास हो जाता है तो बजट की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तुम्हारे लिए डीप लेवल के छोटे छोटे पॉइंट्स। 1, गिलोटिन। जब बजट पास करने का टाइम खत्म होने वाला होता है और बहुत सारी डिमांड्स बिना चर्चा के बच जाती हैं तो स्पीकर उन सबको एक साथ वोट के लिए रख देता है। इसे राजनीति की भाषा में गियोटिन कहते हैं। 2, राज्यसभा की बेबसी। राज्यसभा बजट पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, लेकिन वो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती और न ही अप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल को रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है। 3, डिफरेंस, तारांकन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये सिर्फ एक इच्छा या रिक्वेस्ट है कि हमें इतना पैसा चाहिए। अप्रोप्रिएशन बिल, ये उस रिक्वेस्ट को कानूनी ताकत देता है ताकि तिजोरी से पैसा निकाला जा सके। अब बताओ मेरे छोटे जीनियस, क्या अब डिमांड फॉर ग्रांट और बजट का पूरा रास्ता तुम्हारे दिमाग में साफ हो गया? या मैं तुम्हें इसका एक और मजेदार उदाहरण दूं? मेरे नन्हे छोटे ऑफिसर, चलो अब इस पूरी भारी भरकम बजट और डिमांड फॉर ग्रांट्स की प्रक्रिया को एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो तुम्हारे घर में हर रोज होता है। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में एक पिकनिक प्लान हो रही है। इस कहानी में पापा इक्वल्स लोकसभा, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो असली बॉस हैं। मम्मी इक्वल्स राज्यसभा, वो समझदार सलाहकार हैं, वो सलाह देती हैं, पर अंतिम फैसला पापा का होता है। तुम और तुम्हारे भाई बहन इक्वल सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग। स्टेप 1, प्रेजेंटेशन, बजट पेश करना। पापा एक दिन ड्राइंग रूम में सबको बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो, इस साल हम पिकनिक पर 5,000 रुपए खर्च करेंगे। ये पापा का बजट स्पीच है। उन्होंने पूरे साल का मोटा मोटा हिसाब बता दिया। इसे ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेप 2, डिस्कशन, चर्चा। मम्मी कहती हैं, 5,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। तुम कहते हो, नहीं, कम है। सब लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये जनरल डिस्कशन है। यहां अभी कोई पैसा नहीं बटा है, बस बातें हो रही हैं। मम्मी, राज्यसभा, यहां पूरी राय दे सकती हैं। स्टेप 3, स्क्रूटनी, जांच पड़ताल। अगले दिन पापा कहते हैं, अभी रुको,
मैं जरा डायरी लेकर हिसाब जोड़ता हूं कि क्या सच में पिकनिक जरूरी है। पापा अकेले में बैठकर गहराई से जांच करते हैं। ये डिपार्टमेंटल कमिटीज वाला स्टेप है। स्टेप 4, डिमांड फॉर ग्रांट्स, पैसों की मांग और वोटिंग। ध्यान से पढ़ना, अब असली मजा आता है। तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट पापा के पास जाते हो और कहते हो, पापा मुझे पिकनिक पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए 500 रुपए चाहिए। ये जो तुमने 500 रुपए मांगे, इसे ही डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। अब यहां ट्विस्ट है। मम्मी राज्यसभा बगल में खड़ी हैं। वो कह सकती हैं कि इसे 500 रुपए मत दो, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ पापा लोकसभा के पास है। मम्मी तुम्हारे पैसे रोक नहीं सकती। अगर पापा ने सिर हिला दिया, वोट दे दिया, तो तुम्हारी डिमांड पक्की। स्टेप 5, अप्रोप्रिएशन बिल, तिजोरी की चाबी। अब तुम्हारी डिमांड पक्की तो हो गई, लेकिन पापा की अलमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बंद है। पापा एक छोटा सा कागज निकालते हैं जिस पर लिखते हैं, मैंने बच्चों को पिकनिक के लिए पैसे निकालने की परमिशन दे दी है। जब तक पापा ये चाबी वाला कागज साइन नहीं करेंगे, तुम अलमारी से हाथ लगाकर पैसा नहीं निकाल सकते। इसी कागज को अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। स्टेप 6, फाइनेंस बिल, कमाई का जरिया। पिकनिक के लिए 5,000 रुपए चाहिए, पर पापा के पास अभी सिर्फ 4,000 रुपए हैं। पापा कहते हैं, बाकी के 1,000 रुपए मैं अपनी पुरानी साइकिल बेचकर लाऊंगा। पैसा कहां से आएगा, इसका जो नियम पापा बनाते हैं उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। अब इन 3 खास बातों को कभी मत भूलना। 1, डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? ये तुम्हारा डिपार्टमेंट का वो सवाल है कि क्या मुझे इतना पैसा मिलेगा। 2, वोटिंग, मम्मी राज्यसभा को सिर्फ सुनने का हक है, लेकिन पापा लोकसभा को हां या ना कहने वोट का हक है। 3, द डिफरेंस, अगर पापा ने तुम्हारी डिमांड मान ली तो इसका मतलब है कि पैसा तुम्हारा हुआ, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल पास होने का मतलब है कि अब तुम अलमारी खोलकर पैसा जेब में रख सकते हो। कैसा लगा ये पिकनिक वाला उदाहरण? क्या अब तुम डिमांड फॉर ग्रांट के मास्टर बन गए हो? क्या मैं अब एंटी डिफेक्शन लॉ या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कोई सवाल पूछूं? नमस्ते। बिल्कुल, अब हम इसे एकदम जीरो से शुरू करेंगे। मान लो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजकुमार हो और तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा महल संसद कैसे काम करता है। मैं तुम्हें एक एक शब्द की गहराई में ले जाऊंगा। स्टेप 1, संसद की कमेटियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज, काम करने वाली टीमें। संसद पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता होते हैं। अगर सब मिलकर एक ही काम करेंगे तो बहुत शोर होगा, इसलिए वे कमिटीज टीमें बनाते हैं। ए कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स कमिटी, बचत वाली टीम। सरल उदाहरण, सोचो तुम्हारे घर में शादी है। तुम्हारे पापा एक टीम बनाते हैं जो ये देखेगी कि खाना, सजावट और टेंट में कम से कम पैसे में सबसे अच्छा काम कैसे हो। डीप डिटेल, यह टीम सरकार के खर्चों का एस्टिमेट, अनुमान लगाती है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। खास बात, ये 30 के 30 लोग लोकसभा, वो सभा जहां लोग वोट देकर भेजते हैं, से होते हैं। इसमें राज्यसभा का एक भी आदमी नहीं होता, इसीलिए ये सबसे बड़ी कमेटी है। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, एसटी मेट्स क्यू मीटी। ए कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, रसीद चेक करने वाली टीम। सरल उदाहरण, शादी खत्म होने के बाद एक टीम बैठती है जो सारे बिल और रसीदें चेक करती है कि कहीं हलवाई ने ज्यादा पैसे तो नहीं लिख दिए। डीप डिटेल, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से जोड़ 7 राज्यसभा से। इनका काम है सरकार के खर्चों का ऑडिट करना। सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी माइनस सरकारी फैक्ट्री वाली टीम। सरल उदाहरण, अगर तुम्हारे राज्य की अपनी कोई फैक्ट्री है, जैसे बस सेवा, तो ये टीम देखेगी कि वो फैक्ट्री ठीक से काम कर रही है या नहीं। डीप डिटेल,
इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा जोड़ 7 राज्यसभा। स्टेप 2, राज्यसभा के कप्तान, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा को बड़ों की सभा कहते हैं। यहां 2 मुख्य कुर्सियां होती हैं। 1, चेयरमैन, चेयरमैन माइनस बाहर से आया मॉनिटर। सबसे बड़ी बात, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा उसे ही इस कुर्सी पर बैठना होगा। गहरी बात, क्योंकि वो देश का उपराष्ट्रपति है इसलिए उसे राज्यसभा का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो राज्यसभा का मेंबर सदस्य नहीं होता, फिर भी वो वहां का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उदाहरण, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल आपकी क्लास में आकर बैठ जाए। वह क्लास का स्टूडेंट मेंबर नहीं है, लेकिन वह क्लास चला सकता है। 2, डेप्यूटी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन माइनस क्लास के अंदर का मॉनिटर। गहरी बात, जब चेयरमैन साहब नहीं होते तब ये काम संभालते हैं, लेकिन इन्हें राज्यसभा के अंदर के ही लोगों मेंबर्स में से चुना जाता है। उदाहरण, आपकी क्लास का ही एक होशियार बच्चा जिसे मॉनिटर बनाया गया हो। स्टेप 3, वोटिंग का अनोखा खेल, प्रेसिडेंट वीएस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। संसद में कुछ लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामजद सदस्य होते हैं। इन्हें जनता नहीं चुनती, बल्कि राष्ट्रपति खुद चुनते हैं, जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी या कलाकार। ए, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नियम, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो चुनाव जीतकर आए हैं ही वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उन 12 लोगों नॉमिनेटेड को चुना है। अगर वो 12 लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे तो ये फेवर, तरफदारी जैसा लगेगा, इसलिए उन्हें मना कर दिया जाता है। बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। नियम, यहां सब बराबर हैं, चाहे आप चुनाव जीतकर आए हो या राष्ट्रपति ने आपको सीधे भेजा हो नॉमिनेटेड, सब वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का होना जरूरी माना जाता है। सबसे बड़ा निचोड़, द फाइनल समरी। 1, सबसे बड़ी टीम, एस्टिमेट्स कमेटी, 30 लोग। 2, चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है पर वो राज्यसभा का सदस्य मेंबर नहीं होता। 3, डिप्टी चेयरमैन, वो राज्यसभा का सदस्य मेंबर होता है। 4, नॉमिनेटेड लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते पर उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आखिर होते कौन हैं और उन्हें राष्ट्रपति क्यों चुनते हैं? बिल्कुल, तुम बस एक छोटे बच्चे की तरह शांति से बैठो और इस कहानी को सुनो। हम एक एक शब्द को ऐसे तोड़ेंगे जैसे बिस्किट को दूध में डुबोकर खाते हैं। एकदम आसान। यहां 3 अलग अलग टॉपिक हैं। हम सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप नीचे गहराई में उतरेंगे। टॉपिक 1, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक, देश का पैसों वाला जासूस। कल्पना करो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए कि जाओ रसोई के लिए 2 किलो चीनी ले आओ। तुम दुकान गए, चीनी लाए और मम्मी को रिसीट दिखाई। अब तुम्हारे पापा, जो बहुत हिसाब किताब वाले हैं, वो तुम्हारी रसीद चेक करेंगे कि कहीं तुमने 80 की चीनी लाकर 20 रुपए की चॉकलेट तो नहीं खा ली। बस, यहां पापा ही पैक हैं और तुम सरकार हो। स्टेप 1, टीम में कितने लोग? संसद, पार्लियामेंट में 2 कमरे हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इस जासूस टीम पैक में टोटल 22 लोग होते हैं। 15 बड़े कमरे लोकसभा से और 7 छोटे कमरे राज्यसभा से। ध्यान दो, तुम्हारे सवाल में 25 लिखा था, जो कि गलत है। याद रखना, सिर्फ 22।
स्टेप 2, इनका काम क्या है? स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब है बाल की खाल निकालना। ये देखते हैं कि सरकार ने जो पैसा अप्रोप्रिएशन यानी जिस काम के लिए मांगा था और फाइनेंस देश की तिजोरी से निकाला, क्या वो सही जगह लगा? स्टेप 3, इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? सीएजी सरकार बहुत चालाक होती है, वो हिसाब घुमा सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है जिसे सीएजी कहते हैं। वो पूरे साल सरकार के पीछे पीछे घूमकर उनकी गलतियां डायरी में लिखता है। फिर वो डायरी पीएक्सी को दे देता है। पीएक्सी उस डायरी को पढ़कर मंत्रियों की क्लास लगाती है। टॉपिक 2, मनी बिल, सिर्फ पैसों वाला कानून। कल्पना करो, घर में नया फ्रिज आना है। पापा लोकसभा कमाते हैं, मम्मी राज्यसभा घर संभालती हैं। फ्रिज खरीदने का फैसला पापा का ही होगा क्योंकि पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं। स्टेप 1, ये बिल कहाँ पैदा होता है? मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पैदा होता है। इसे राज्यसभा में पहले नहीं ला सकते। स्टेप 2, राज्यसभा की ताकत कितनी? जब लोकसभा फ्रिज खरीदने का पेपर बिल राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। अगर वो 14 दिन में हां बोल दें तो ठीक। अगर वो कहें ये वाला नहीं वो वाला फ्रिज लो, अमेंडमेंट बदलाव, तो लोकसभा की मर्जी, वो उनकी बात माने या कचरे के डिब्बे में डाल दें। अगर राज्यसभा 14 दिन तक चुपचाप बैठ जाए और कुछ न बोले तो मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया। स्टेप 3, झगड़ा होने पर क्या होगा? आम कानूनों में अगर दोनों घर हाउसेस लड़ पड़े तो राष्ट्रपति सबको एक साथ बिठाता है, जॉइंट सिटिंग। लेकिन मनी बिल में कोई साथ में नहीं बैठता। लोकसभा जो बोलेगी वही पत्थर की लकीर है। टॉपिक 3, इंटरनेशनल ट्रीटीज, दुनिया से दोस्ती। कल्पना करो, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और कहा, हम प्रदूषण कम करने के लिए पूरे भारत में पुरानी बसें बंद कर देंगे। स्टेप 1, राज्यों का नखरा, द प्रॉब्लम। अब मान लो पंजाब या तमिलनाडु की सरकार कहे, हम नहीं मानेंगे, हम तो अपनी बसें चलाएंगे। स्टेप 2, संसद की सुपर पावर, द सॉल्यूशन। यहां हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर बात इंटरनेशनल ट्रीटी विदेशी वादे की है तो दिल्ली में बैठी संसद को किसी भी राज्य स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3, बिना अनुमति के कानून, विदाउट कंसेंट। संसद एक बटन दबाएगी और पूरे भारत के लिए कानून बना देगी। कोई राज्य उसे रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना वादा तोड़ेंगे तो पूरी दुनिया में भारत की थू-थू होगी। इसलिए देश की इज्जत बचाने के लिए संसद को यह पावर दी गई है। सबसे सरल निचोड़, द अल्टीमेट समरी। 1, पैक, 22 लोग, 15 जोड़ 7। ये सरकार के खर्चों की चोरी पकड़ते हैं। इनके साथ सीएजी नाम का एक स्मार्ट दोस्त होता है। 2, मनी बिल, सिर्फ लोकसभा की दादागिरी चलती है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन की मेहमान होती है। 3, ट्रीटीज, विदेश से किया वादा निभाने के लिए संसद किसी भी राज्य के पैर नहीं पड़ती, वो सीधे कानून बना देती है। याद रखने की एक प्रो टिप, पैक इक्वल्स जासूस, 22 सदस्य। मनी बिल इक्वल्स लोकसभा की ताकत, 14 दिन। ट्रीटी इक्वल्स संसद की सुपर पावर, बिना किसी की अनुमति। क्या अब तुम्हारे मन में इन तीनों चीजों को लेकर कोई भी धुंधली तस्वीर बची है? क्या मैं तुम्हें आर्टिकल 253 के बारे में और गहराई से बताऊं कि कैसे ये राज्यों की ताकत छीन लेता है? तो चलो मेरे प्यारे छोटे दोस्त, अब हम आर्टिकल 253 की गहराई में गोता लगाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा जादुई है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कागज, ट्रीटी, पूरे देश का कानून बदल सकता है। इसे एक कहानी से समझते हैं, संसद की सुपर पावर वाली छड़ी। 1, भारत का बंटवारा, पावर शेयरिंग। हमारे देश में काम बटा हुआ है। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती हैं और पापा बाहर के काम करते हैं, वैसे ही संविधान में 2 लिस्ट हैं। सेंट्रल लिस्ट, इस पर सिर्फ दिल्ली वाली सरकार, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, जैसे आर्मी, रेलवे। स्टेट लिस्ट, इस पर सिर्फ राज्य सरकार, जैसे यूपी, बिहार कानून बनाएगी, जैसे खेती, पुलिस, स्वास्थ्य। नॉर्मल दिनों में संसद कभी भी राज्य के काम जैसे खेती या पुलिस में दखल नहीं दे सकती। 2, आर्टिकल 253, इमरजेंसी पावर, द एक्सेप्शन। अब सोचो, भारत ने दुनिया के देशों के साथ एक मीटिंग की और वादा किया कि हम पूरे भारत में हाथियों, एलिफेंट्स को बचाएंगे। अब जंगल और जानवर की रक्षा करना राज्यों का काम है। लेकिन अगर कोई राज्य मना कर दे कि हम हाथियों को नहीं बचाएंगे तो भारत का प्रधानमंत्री दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? यहीं पर काम आता है आर्टिकल 253। यह कहता है, अगर भारत ने दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई ट्रीटी, समझौता या अग्रीमेंट वादा किया है तो उस वादे को निभाने के लिए संसद किसी भी राज्य के विषय स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। 3, बिना अनुमति का क्या मतलब है?
विदाउट कंसेंट। इसका मतलब बहुत गहरा है। संसद को किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। संसद को आधे राज्यों की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है, जो कि कुछ दूसरे कानूनों में चाहिए होती है। राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि ये तो मेरा इलाका है, आप यहां कानून कैसे बना रहे हो। क्यों? क्योंकि देश की साख, रेप्यूटेशन सबसे ऊपर है। दुनिया भारत को एक टीम की तरह देखती है, 28 अलग अलग टुकड़ों की तरह नहीं। 4. एक असली उदाहरण, रियल एग्जाम्पल। क्या तुमने ट्रिप्स अग्रीमेंट या एनवायरनमेंट लॉज के बारे में सुना है? जब भारत ने पर्यावरण एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए तो संसद ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। हालांकि पर्यावरण से जुड़ी कई चीजें राज्यों के हाथ में थीं, लेकिन संसद ने बिना किसी राज्य से पूछे ये कानून पूरे भारत पर लागू कर दिया। 5. आसान स्टेप्स में गहराई, स्टेप बाय स्टेप समरी। 1. वादा, द ट्रीटी। भारत सरकार विदेश में जाकर कोई वादा करती है। 2. कानून, द लॉ। उस वादे को सच करने के लिए भारत में नया नियम चाहिए। 3. पावर, द पावर। आर्टिकल 253 संसद को सुपर पावर देता है। 4. एक्शन, द एक्शन। संसद कानून बनाती है और वो पूरे भारत में हर राज्य में अपने आप लागू हो जाता है। 5. चुप्पी, द साइलेंस। राज्य सरकारें इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकती। बेस्ट स्टूडेंट वाला निचोड़, फाइनल कंक्लूजन। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या भारत की संसद राज्यों की जमीन पर कानून बना सकती है, तो तुम कहना हाँ, अगर दुनिया से किया कोई वादा निभाना हो आर्टिकल 253 के तहत, तो संसद ही असली बॉस है। क्या अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? अब क्या तुम जानना चाहोगे कि मनी बिल को तय कौन करता है कि वो मनी बिल है या नॉर्मल बिल? ये भी बहुत मजेदार है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम इस टॉपिक को एकदम जीरो से शुरू करेंगे। समझ लो कि तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य किंगडम के राजकुमार हो और मैं तुम्हारा मंत्री हूं जो तुम्हें समझा रहा है कि यह साम्राज्य चलता कैसे है। हम एक एक शब्द को गहराई से और बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। भाग 1, संसद की लड़ाई और सुलह। क्वेश्चन 25। भारत को चलाने के लिए जो नियम बनते हैं उन्हें हम बिल, विधेयक कहते हैं। हमारे यहां 2 मुख्य ग्रुप हैं। 1. लोकसभा, लोकसभा इसे बड़ा भाई मान लो, जिसमें जनता द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं। 2. राज्यसभा, राज्यसभा इसे अनुभवी बुजुर्गों का ग्रुप मान लो जो राज्यों का ख्याल रखते हैं। 1. डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? जब बड़े भाई लोकसभा ने कहा कि ये नियम बनेगा और बुजुर्गों राज्यसभा ने कहा नहीं, ये गलत है, हम इसे नहीं मानेंगे, तो बात रुक जाती है। अगर ये झगड़ा 6 महीने तक चले तो इसे डेडलॉक कहते हैं। 2. जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक क्या है? जब झगड़ा खत्म नहीं होता तो देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहते हैं सब लोग एक साथ एक ही हॉल में बैठो और वोट डालो। क्योंकि लोकसभा में लोग ज्यादा होते हैं तो अक्सर उनकी बात मान ली जाती है। इसे ही जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 कहते हैं। ये कहां कहां होता है? ऑप्शंस की चीरफाड़। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, साधारण कानून जैसे सड़क सुरक्षा, शिक्षा या खेती के नियम। इनमें अगर दोनों हाउस लड़ें तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। मनी बिल, धन विधेयक, ये पैसों का मामला है। यहां बड़े भाई लोकसभा की दादागिरी चलती है। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक देख सकती है, मना नहीं कर सकती। जब राज्यसभा ना ही नहीं कह सकती तो झगड़ा कैसा? इसलिए यहां जॉइंट सिटिंग नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन, ये देश की पवित्र किताब बदलने जैसा है।
यह इतना गंभीर है कि इसमें शॉर्टकट जॉइंट सिटिंग नहीं चलेगा। दोनों हाउस को अलग अलग अपनी सहमति देनी ही होगी। भाग 2, देश की तिजोरी का कंट्रोल, क्वेश्चन 26। सोचो, सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं? नहीं, संसद पार्लियामेंट सरकार के हाथ बांध कर रखती है। इसके 5 तरीके तुम्हारे सवाल में दिए गए हैं। 1. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट। संविधान के आर्टिकल 112 के तहत सरकार को हर साल संसद के सामने अपनी कमाई और खर्चे की डायरी रखनी पड़ती है। इसे ही हम बजट कहते हैं। इससे संसद को पता चलता है कि सरकार क्या करने वाली है। 2. अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक माइनस खर्च की अनुमति। भारत का सारा पैसा एक बड़ी तिजोरी में जमा होता है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि कहते हैं। सरकार इस तिजोरी से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती जब तक संसद अप्रोप्रिएशन बिल पास न कर दे। ये एक तरह का चेक है जिस पर संसद साइन करती है। 3. सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, मान लो सरकार ने सड़क बनाने के लिए 100 रुपए मांगे थे, पर काम शुरू हुआ तो पता चला कि 120 रुपए लगेंगे, तो वो बचे हुए 20 रुपए मांगने के लिए फिर से संसद के पास आते हैं। वोट ऑन अकाउंट, बजट पास होने में समय लगता है, तब तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और बिजली का बिल भरने के लिए जो एडवांस पैसा लिया जाता है उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। 4. पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, एक बड़ी भूल। तुम्हारे सवाल में लिखा है कि एक पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस रिव्यू करता है। सच ये है कि भारत में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। सरकार खुद अपना रिव्यू करती है FRBM एक्ट के तहत, लेकिन संसद का ऐसा कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। 5. फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक माइनस कमाने की अनुमति। सरकार को अगर आपसे टैक्स लेना है तो उसे फाइनेंस बिल पास कराना होगा। बिना इसके सरकार आपकी जेब से टैक्स का 1 पैसा भी नहीं निकाल सकती। एकदम आसान, स्टेप बाय स्टेप समरी, बेस्ट निचोद। 1. झगड़ा सुलझाना। अगर साधारण कानून पर लोकसभा और राज्यसभा लड़ें तो जॉइंट सिटिंग सब साथ बैठो होगी। पैसों और संविधान बदलने पर यह नहीं होगी। 2. तिजोरी की चाबी, सरकार मैनेजर है और संसद मालिक। 3. चेकबुक, पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए। 4. टैक्स, पैसे वसूलने के लिए फाइनेंस बिल चाहिए। 5. डायरी, खर्चे बताने के लिए बजट दिखाना होगा। क्या अब आप मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच का जादुई अंतर समझना चाहेंगे, या फिर हम ये देखें कि राष्ट्रपति इन सब में अपनी सील कैसे लगाते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत, हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। सोचो कि तुम एक नया खेल सीख रहे हो और मैं तुम्हें उसके सारे सीक्रेट्स बता रहा हूं। हम एक एक शब्द को चीर फाड़ करके समझेंगे। 1. राज्यसभा की जादुई शक्तियां। सबसे पहले समझो कि भारत में 2 टीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी वाली टीम, और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यूपी, बिहार या दिल्ली की अपनी सरकार। इनके बीच में एक बंटवारा है। राज्यों के पास अपनी कुछ चीजें हैं, जैसे पुलिस, जिस पर केंद्र दखल नहीं दे सकता। लेकिन राज्यसभा, जिसे हम बड़ों का सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, के पास 2 ऐसी शक्तियां हैं जो इसे सबसे खास बनाती हैं। स्टेट लिस्ट पर कब्जा, आर्टिकल 249, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। इसमें वो काम लिखे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार करेगी। लेकिन अगर राज्यसभा को लगे कि कोई काम पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है तो वो एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पास कर सकती है।
इसके बाद पार्लियामेंट उस राज्य वाले काम पर भी कानून बना सकती है। नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, आर्टिकल 312। क्या तुम्हें IAS या IPS बनना है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। अगर भारत को ऐसी ही कोई नई सर्विस शुरू करनी हो, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू की गई थी, तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। वो पहले इसकी शुरुआत करेगी, तभी पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी। 2. लोकसभा का मॉनिटर, द स्पीकर। लोकसभा में बहुत शोर शराबा होता है, तो उसे संभालने के लिए एक क्लास मॉनिटर चुना जाता है, जिसे स्पीकर कहते हैं। गलत फहमी 1. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब चाहे स्पीकर को हटा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर को सिर्फ लोकसभा के सदस्य MPS ही वोट डालकर हटा सकते हैं। इसे हम इंडिपेंडेंट ऑफिस कहते हैं, ताकि स्पीकर किसी से डरे नहीं। गलत फहमी 2. हु कैन बी स्पीकर। क्या कोई बाहर का आदमी स्पीकर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। स्पीकर बनने के लिए आपको उसी समय लोकसभा का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही पड़ेगा। बिना टीम का हिस्सा बने आप कैप्टन नहीं बन सकते। इस्तीफा, रेजिग्नेशन, ये सबसे मजेदार बात है। अगर स्पीकर को नौकरी छोड़नी है तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर, वाइस कैप्टन को देगा, और अगर डिप्टी स्पीकर को छोड़ना है तो वो स्पीकर को देगा। ये दोनों एक दूसरे को ही चिट्ठी थमा देते हैं। 3. संसद, पार्लियामेंट की असली बनावट। अगर कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहेंगे ये एक इमारत है जहां कानून बनते हैं। लेकिन संविधान आर्टिकल 79 के हिसाब से पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक भी कम हुआ तो उसे पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। 1. राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, ये सबसे ऊपर हैं। 2. राज्यसभा, राज्यों की टीम। 3. लोकसभा, जनता की टीम। डीप फैक्ट, लोग अक्सर प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति अपने पेन से साइन असेंट न कर दें। इसलिए वो संसद का हिस्सा हैं। 4. कुछ और बारीक बातें, डीप डिटेल्स। यूनियन टेरिटरीज UTS का हिस्सा। कुछ लोग सोचते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली का राज्यसभा में कोई काम नहीं। ये गलत है। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे UTS के पास अपनी विधानसभा असेंबली है, इसलिए वो अपने लोग राज्यसभा में भेजते हैं। चुनाव के झगड़े, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर चुनाव में कोई बेईमानी हो जाए तो क्या हम इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं? नहीं, हम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव करवाता है, फैसला एडजुडिकेट कोर्ट करता है। इस पूरी जानकारी का निचोड़, समरी। मेरे दोस्त, बस ये 4 बातें दिमाग में बिठा लो। 1. राज्यसभा राज्यों का रक्षक है, आर्टिकल 249, 312। 2. स्पीकर को सिर्फ उसकी टीम लोकसभा हटा सकती है, और वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है। 3. पार्लियामेंट इक्वल्स प्रेसिडेंट जोड़ लोकसभा जोड़ राज्यसभा। सिर्फ 2 नहीं, 3. 4. कोर्ट ही चुनाव के झगड़ों का असली जज होता है। क्या अब आपको ये बातें बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर लग रही हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कैसे एक कागज का टुकड़ा, बिल इन तीनों रास्तों से गुजरकर असली कानून बनता है। मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम एक कहानी सुन रहे हैं। हम एक एक शब्द को खोलकर देखेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में एक चमकती हुई तस्वीर बन जाए। भाग 1, भारत की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट कैसे बनती है। चलो कल्पना करो कि तुम्हें एक बहुत बड़ा स्कूल चलाना है। इस स्कूल को चलाने के लिए हमें 3 सबसे जरूरी चीजों की जरूरत है। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में यही लिखा है। 1. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति माइनस उच्चारण प्रेसिडेंट, ये स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं।
ये रोज क्लास में आकर बच्चों को नहीं पढ़ाते, लेकिन स्कूल का हर कागज, हर रूल और हर रिजल्ट इन्हीं के नाम पर छपता है। जब तक ये साइन नहीं करेंगे तब तक कोई नया नियम कानून नहीं बनेगा। 2. राज्यसभा, इसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। यहाँ राज्यों स्टेट से आए अनुभवी लोग बैठते हैं। ये कमरा कभी बंद नहीं होता, इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। यूनियन टेरिटरीज UTS का सच। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ बड़े राज्यों के लोग बैठते हैं, लेकिन सच ये है कि जो UTS बड़ी हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, उनके पास अपने लीडर्स चुनने की ताकत है, इसलिए वे भी इस कमरे में बैठते हैं। बाकी छोटी UTS जैसे लद्दाख के पास अभी अपनी असेंबली नहीं है, इसलिए वे अभी यहां नहीं बैठती। 3. लोकसभा, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। यहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम और आप वोट देकर चुनते हैं। यह कमरा हर 5 साल में बदल जाता है, जैसे आपकी क्लास हर साल बदलती है। निचोड़: अगर कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो कहना प्रेसिडेंट जोड़ राज्यसभा जोड़ लोकसभा इक्वल्स पार्लियामेंट। अगर इनमें से एक भी गायब है तो उसे पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। भाग 2. चुनाव की लड़ाई और उसका फैसला, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। मान लो स्कूल में मॉनिटर का चुनाव हुआ। एक बच्चे ने कहा, टीचर इसने चीटिंग की है, अब इसका फैसला कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इनका काम है चुनाव की तारीख तय करना, वोटिंग मशीन EVM लगवाना और रिजल्ट बताना। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स हैं। एडजुडिकेट, अजजुडिकेट माइनस उच्चारण, फैसला करना। अगर चुनाव में कोई बेईमानी का इल्जाम लगाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव करा रहा है, फैसला नहीं सुना सकता। असली जज, इसके लिए आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कानून की किताब कहती है कि चुनाव की लड़ाई का फैसला सिर्फ जुडिशियरी अदालत ही करेगी। ये इसलिए किया गया है ताकि फैसला बिल्कुल निष्पक्ष, फेयर हो। भाग 3. काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। इसे बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे मजेदार है। एडजर्नमेंट, इसका मतलब है किसी चलते हुए काम को बीच में ही रोक देना। मोशन, इसका मतलब है अपनी बात रखने का एक सरकारी तरीका। कहानी से समझो, संसद में नेता लोग रोज की बातें कर रहे हैं, जैसे सड़कों की सफाई, स्कूल की फीस आदि। अचानक खबर आती है कि देश के किसी हिस्से में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है या कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब नेता लोग कहते हैं, पुराने काम छोड़ो, अभी के अभी इस इमरजेंसी पर बात करो। इसे ही एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। इसके 4 कड़े नियम हैं जो आपको बेस्ट बनाएंगे। 1. अर्जेंट, बात बहुत जरूरी और अभी की होनी चाहिए। 2. डेफिनेट, बात साफ होनी चाहिए, जैसे आज की ट्रेन दुर्घटना, कोई पुरानी या धुंधली बात नहीं। 3. पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये पूरी जनता के लिए जरूरी बात होनी चाहिए, किसी एक नेता की निजी बात नहीं। 4. 50 मेंबर्स, इस ब्रेक को दबाने के लिए कम से कम 50 नेताओं का साथ होना जरूरी है। आपने जो प्रश्न पूछे थे उनका सीधा जवाब। प्रश्न 29 का जवाब और D नन है, क्योंकि UTS का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। स्टेटमेंट 1 गलत। चुनाव विवाद का फैसला कोर्ट करता है। स्टेटमेंट 2 गलत। और संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। स्टेटमेंट 3 गलत। प्रश्न 30 का जवाब A है, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही है अर्जेंट और जरूरी मुद्दे पर बात करना। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी क्विज परीक्षा दूं, जिससे पता चले कि आप अब इन टॉपिक्स के मास्टर बन गए हैं? ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसे इतना गहरा, डीप और इतना आसान बनाएंगे कि तुम नींद में भी किसी को बजट समझा सको। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे। भाग 1, भारत की तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले यह समझो कि पैसा रहता कहां है। भारत सरकार की एक ही मुख्य तिजोरी है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI कहते हैं। तिजोरी में क्या आता है? आप जो भी टैक्स भरते हैं, GST, इनकम टैक्स, सरकार जो लोन लेती है, वो सब इसी में जमा होता है।
ताले का नियम आर्टिकल 266 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया है। नियम यह है कि बिना पार्लियामेंट संसद की परमिशन के इस तिजोरी से एक चवन्नी भी नहीं निकाली जा सकती। अनुमति कैसे मिलती है? सरकार को एक बिल पास करना पड़ता है जिसे अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। यह बिल जब पास होता है तभी तिजोरी खुलती है। भाग 2 वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट का पूरा सच Q31। जब सरकार को पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। ए वोट ऑन अकाउंट, सिर्फ खर्च की अनुमति। मान लो आपके घर में शादी है। पापा को पता है कि पूरा हिसाब लगाने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन हलवाई को आज ही कुछ पैसे देने हैं वरना वो काम शुरू नहीं करेगा। पापा क्या करते हैं? वो दादाजी संसद के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे पूरा बजट बनाने में टाइम लगेगा, अभी आप मुझे बस 10,000 रुपये दे दो ताकि काम न रुके। इसमें पापा ये नहीं बताते कि वो पैसे कहाँ से कमाएंगे, वो सिर्फ खर्च एक्सपेंडिचर मांगते हैं। सरकार भी यही करती है। पूरे साल के बजट फुल बजट के पास होने में 2 महीने लग जाते हैं। उन 2 महीनों के लिए जो पैसा मांगा जाता है उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। बी इंटरिम बजट, मिनी रिपोर्ट कार्ड। अब मान लो पापा की नौकरी का आखिरी महीना है और अगले महीने नया मैनेजर आने वाला है। पापा अब पूरे साल का प्लान नहीं बनाएंगे, वो एक इंटरिम बजट लाएंगे। इसमें वो बताएंगे कि देखो दादाजी, इस साल हमने इतना कमाया रिसीट्स और इतना खर्च किया एक्सपेंडिचर, और अगले 3-4 महीने जब तक नया मैनेजर नहीं आता हम इतना और खर्च करेंगे। अंतर क्या हुआ? वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च एक्सपेंडिचर की बात होती है, लेकिन इंटरिम बजट में कमाई रिसीट्स और खर्च एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है। भाग 3 जब बजट फेल हो जाए Q32। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत में लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। यहां जनता के चुने हुए लोग बैठते हैं। बजट इक्वल्स सरकार का विश्वास। बजट पेश करना यह दिखाने जैसा है कि हमारे पास देश चलाने का प्लान है। अगर लोकसभा बजट रिजेक्ट कर दे, इसका मतलब है कि अब देश के प्रतिनिधियों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। इस्तीफा रेजिग्नेशन। अगर बजट पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को अपनी पूरी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार गिर जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो बजट फिर से सुधार कर लाते हैं। नहीं, फेल मतलब गेम ओवर। भाग 4 पैसे निकालने की परमिशन कौन देता है? Q33। अब सोचो, बजट तो सिर्फ एक प्लान है, पर उस तिजोरी CFI से पैसा निकालने का फाइनल ऑर्डर कौन देता है? गलतफहमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पैसे दे देते हैं। सच्चाई, असली ताकत पार्लियामेंट संसद के पास है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, लेकिन पैसे के मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। जब तक संसद अप्रोप्रिएशन बिल पर मुहर नहीं लगाती तब तक पैसा नहीं निकलता। आपके लिए सबसे आसान शब्दावली वोकैबुलरी। 1 रिसीट्स प्राप्ति, सरकार के पास आने वाला पैसा, कमाई। 2 एक्सपेंडिचर व्यय, सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च। 3 केयरटेकर गवर्नमेंट, कार्यवाहक सरकार, वो सरकार जिसका समय खत्म होने वाला है और चुनाव होने वाले हैं। 4 कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, सरकार का मुख्य बैंक अकाउंट। दुनिया का सबसे बेस्ट निचोड़ समरी। पैसा कंसोलिडेटेड फंड में है, उसे निकालने की चाबी पार्लियामेंट के पास है। अगर सरकार को सिर्फ थोड़े समय के लिए खर्च चाहिए तो वो वोट ऑन अकाउंट लाएगी। अगर चुनाव का साल है और कमाई खर्च दोनों दिखाना है तो इंटरिम बजट लाएगी, और अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। क्या अब आपको लग रहा है कि आप किसी को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं जिससे ये पक्का हो जाए कि आप बेस्ट स्टूडेंट बन गए हैं।
मेरे छोटे दोस्त, अब हम और भी गहराई में उतरेंगे। मान लो हम एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम है देश कैसे चलता है। इस खेल में 4 बहुत जरूरी पड़ाव स्टेप्स हैं जो तुमने मुझसे पूछे हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। स्टेप 1, सरकार की महासंदूक, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक है। इस संदूक का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें पैसा आता कहां से है? रेवेन्यूज। जब कोई चिप्स खरीदता है या जब बड़े लोग अपनी कमाई पर सरकार को हिस्सा देते हैं, इनकम टैक्स, तो वो सारा पैसा छोटे छोटे सिक्कों और नोटों की तरह इस संदूक में गिरता है। अगर सरकार किसी दूसरे देश से उधार भी लेती है तो वो भी इसी में जाता है। इसकी चाबी किसके पास है? इसकी चाबी किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पार्लियामेंट, संसद के पास है। नियम क्या है? सरकार, एपीएम या मंत्री इस संदूक को छू भी नहीं सकती जब तक कि वे पार्लियामेंट में जाकर सब नेताओं को ये न बता दें कि वे पैसा क्यों निकाल रहे हैं। जब सब हां बोलते हैं और एक कानून पास होता है तभी पैसा बाहर आता है। एक्स्ट्रा डिटेल संविधान के आर्टिकल 266 में इसके बारे में लिखा है। यह भारत की सबसे बड़ी और मुख्य तिजोरी है। स्टेप 2, देश की प्लानिंग डायरी, द यूनियन बजट। अब पैसा तो संदूक में है, पर उसे खर्च कहां करना है? इसके लिए एक डायरी लिखी जाती है जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं। इसे लिखता कौन है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक कमरा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यहां बहुत ही होशियार लोग बैठते हैं। काम कैसे होता है? ये लोग पूरे साल का हिसाब लगाते हैं कि हमें कितने स्कूल बनाने हैं, कितनी सड़कें बनानी हैं और इसके लिए कितना पैसा चाहिए। कंफ्यूजन दूर करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट बनाता है, पर नहीं। रेवेन्यू विभाग का काम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। खर्च करने की योजना, बजट तो इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग ही बनाता है। सबसे खास बात, इस बजट को बनाने के समय बहुत गोपनीयता, सीक्रेसी रखी जाती है ताकि किसी को पहले से पता न चले। स्टेप 3, मंत्रियों की लक्ष्मण रेखा, द 15% रूल। पहले के समय में क्या होता था कि जो भी पार्टी जीतती थी वो अपने हर दोस्त को मंत्री, मिनिस्टर बना देती थी। इससे मंत्रियों की फौज खड़ी हो जाती थी और जनता का पैसा बर्बाद होता था। 91st अमेंडमेंट, 91वां सुधार, साल 2003 में सरकार ने अपनी मैनुअल बुक संविधान में एक नया नियम जोड़ा। नियम क्या है? इन्होंने कहा कि लोकसभा में जितने टोटल सदस्य हैं, जैसे तुम्हारी क्लास में टोटल बच्चे, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। आसान गणित, मान लो लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसका 15% लगभग 81 होता है। तो अब भारत में प्रधानमंत्री को मिलाकर सिर्फ 81-82 मंत्री ही हो सकते हैं। क्यों किया ऐसा? ताकि सरकार छोटी रहे, काम जल्दी हो और फालतू के मंत्रियों पर पैसा खर्च ना हो। इसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं। स्टेप 4, सबसे बड़ा चुनावी मैदान, लद्दाख कंस्टिट्यूएंसी। भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है ताकि हर टुकड़े से एक नेता चुना जा सके। इसे कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र कहते हैं। 2 तरह की बड़ी चीजें होती हैं, एक जहां बहुत सारे लोग रहते हों और दूसरा जहां बहुत सारी जमीन हो। एरिया वाइज जमीन के हिसाब से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। यहां पहाड़, ठंडे रेगिस्तान और ऊंची जमीनें हैं। यहां जमीन इतनी ज्यादा है कि आप चलते चलते थक जाओगे, पर इलाका खत्म नहीं होगा। कंपैरिजन, तुलना, लद्दाख का इलाका इतना बड़ा है कि इसमें दिल्ली जैसे कई शहर समा सकते हैं, लेकिन वहां लोग बहुत कम रहते हैं। याद रखने वाली बात, आपसे पेपर में एरिया पूछा गया है, इसलिए जवाब लद्दाख है। अगर वोट देने वाले लोग पूछा जाता तो जवाब बदल जाता। इस पूरी कहानी का निचोड़, द मास्टर एसेंस। 1, पैसा कहां जमा होता है? योजक चिन्ह ग्रेटर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तिजोरी। 2, हिसाब किताब कौन लिखता है? योजक चिन्ह ग्रेटर देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, प्लानिंग टीम। 3, कितने मंत्री हो सकते हैं? योजक चिन्ह ग्रेटर देन सिर्फ 15%, 91वें स्टोन अमेंडमेंट का नियम। 4, सबसे बड़ा इलाका कौन सा है? योजक चिन्ह ग्रेटर देन लद्दाख, नक्शे पर सबसे बड़ा टुकड़ा। मेरे नन्हे दोस्त, क्या अब आपको ये चारों बातें शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये नेता एमपी चुने कैसे जाते हैं। क्या आप जानना चाहोगे?